नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह की। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने 1857 के विद्रोह की चर्चा की, उसके स्वरूप की भी चर्चा की कि किस प्रकार से उसके विभिन्न नामों से हम जानते हैं इस विद्रोह को, इस क्रांति को। इतिहासकारों के मतों की भी चर्चा की, उनके विचारों की चर्चा की। हम कारण भी डिस्कस कर चुके हैं कि इम्पोर्टेंट कॉजेस, इम्पोर्टेंट कारण जो हैं वो 1857 की क्रांति के क्या थे। आज हम चर्चा करेंगे कि इस रिवोल्ट के, जो 1857 का विद्रोह, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध भी कह सकते हैं, उसके मुख्य घटनाएं क्या थी और मुख्य केंद्र कौन कौन से रहे हैं, घटनाएं किस प्रकार से घटती हैं और केंद्र जो है वो कौन कौन से हैं। जहाँ तक स्टार्टिंग की बात है, ये बात हम डिस्कस कर भी चुके हैं, उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि 29 मार्च 1857 को वो जो एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की गई, नई गन इंट्रोड्यूस की कंपनी के ऑफिसर्स ने, अनफील्ड गन हम जिसे बोलते हैं, तो उसके जो कार्ट्रिज थे, उसके जो कारतूस थे, उसकी खोल में चर्बी थी, सुअर की और गाय की। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों ने, दोनों धर्मों के सैनिकों ने उसके प्रयोग के लिए मना कर दिया कि हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फोर्स करने पर मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर्स, अपनी यूनिट 9th इन्फेंट्री के ऑफिसर्स को मार दिया था, जिसके बाद उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो उसके बाद 1 महीने का लगभग गैप आता है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 8 अप्रैल 1857 से लेके 10 मई तक कुछ भी नहीं हो रहा। तो 10 मई 1857 को एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा जाता है, राइफल्स वाला मुद्दा ही गर्मा जाता है मेरठ में। और मेरठ में सैनिक इसकी शुरुआत करते हैं जब वो अपने कुछ ऑफिसर्स को मार देते हैं और जिसके एवज में उन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। दे आर गिवन द पनिशमेंट फॉर रिग्रेस पनिशमेंट फॉर 10 years। और उसके बाद और अधिक सैनिक भड़कते हैं मेरठ में। मेरठ में जो ये यूनिट है, सैनिक टुकड़ी है, उसे 3rd नेटिव इन्फेंट्री कहा गया। 3rd नेटिव इन्फेंट्री। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं कि यूनिट के नाम भी वो पूछ लेते हैं पेपरों में। तो 3rd नेटिव इन्फेंट्री जो है वो यूनिट मेरठ में स्टेशन थी। और जिन सैनिकों ने यह विद्रोह किया, 3rd नेटिव इन्फेंट्री की यूनिट थी, मेरठ में स्टेशन थी, तो उन्होंने ये विद्रोह किया। और उसके बाद मेरठ के बाद वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। और ये खबर तब तक फैल चुकी थी दिल्ली में कि मेरठ में इस प्रकार से कुछ सैनिकों ने असंतोष व्यक्त किया है और अपने ऑफिसर्स को जो है वो गोली से उड़ा दिया है। तो दिल्ली अगला टारगेट है उनका। अब दिल्ली क्यों है? क्योंकि दिल्ली एक तो मेरठ से ज्योग्राफिकल लोकेशन हम देखें तो इतना अधिक दूर नहीं था और ये खबर जो है वो दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। और दिल्ली में ब्रिटिश जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो भी बहुत बड़ी तादाद में रहते थे। और तीसरा एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर भी दिल्ली में ही लाल किले में रहते थे। तो सैनिकों ने जो ये विद्रोह किया वो इसे एक बड़े स्तर पर लेकर जाना चाहते थे। और उन्होंने दिल्ली में बहुत सारे सैनिक आकर मिले उनके साथ, दिल्ली के सैनिक भी आकर मिल जाते हैं, म्यूटिनियर्स मिलते हैं उनके साथ, और वो बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लेते हैं। अब वो बहादुर शाह जफर को अपना नेता क्यों चुनते हैं? बेसिकली व्हाई ही वाज मेड द लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट इन दिल्ली। एंड ओवरऑल एक परसेप्शन क्रिएट की जाती है कि वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर एंड वी एग्री दैट ही इज अवर एम्परर। एक बार जो मुगल साम्राज्य खत्म होने की कगार पर है और औरंगजेब के बाद हम देख पा रहे हैं कि कोई भी विशेष मुगल बादशाह नहीं हुआ, कोई भी जिसने कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो, तो क्यों म्यूटिनियर्स जो हैं, जो विद्रोही हैं, वो बहादुर शाह जफर को अपना लीडर चुनते हैं? और वो भी उस टाइम जबकि वो वृद्धावस्था में है, 85 वर्ष के लगभग हैं। ना तो वो तलवार उठा सकते हैं
और ना ही उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटी उस टाइम नज़र आ रही है। तो वो एक शायर प्रवृत्ति के मालिक थे बहादुर शाह जफर भी, फिर भी उन्हें नेता चुना जाता है। वो उसके पीछे एक ही कारण नज़र आता है बेसिकली, कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो उनके ज़रिए इस विद्रोह को एक राजनीतिक रंग देना चाहते थे, एक पॉलिटिकल रिबेलियन शो करना चाहते थे। और दूसरी चीज़ कि बहादुर शाह जफर क्योंकि अभी भी तकनीकी तौर पर तो बादशाह हैं भारत के, मुगल एम्परर हैं, और अगर वो बाकियों की सपोर्ट लेंगे तो वो सपोर्ट जो है अपने आप विद्रोहियों को मिल जाएगी। होता भी है ऐसा कि बहादुर शाह जफर बंगाल में, बिहार में लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं कि विद्रोहियों की सपोर्ट की जाए, इन्हें समर्थन किया जाए। और ये जो एक सैनिक विद्रोह के तौर पर विद्रोह शुरू होता है, धीरे धीरे इसे एक सिविलियन कलर मिल जाता है। आम जनता, आम जनसाधारण जब इससे जुड़ने लगता है बहादुर शाह जफर की लेटर के बाद, और प्रिंसिपैलिटीज में असंतोष तो पहले से ही था, तो वो जनसाधारण जब जुड़ने लगता है तो एक तादाद बढ़ती है विद्रोहियों की, हम यहाँ पर ही देख पाते हैं। और बहादुर शाह जफर तो एक नॉमिनी हेड कह सकते हैं इस रिवोल्ट के, कि बना दिया, लेकिन जो एक एक्चुअल वर्किंग हो रही थी कि विद्रोह को किस प्रकार से चलाना है, वो एक कमेटी के हाथों में थी जिसके 10 मेंबर थे, तो 10 मेंबर्स पर थे, 10 मेंबरी एक कमेटी बनाई गई थी, तो वही चला रहे थे, जिनका लीडर जो है बख्त खान, जनरल बख्त खान के नाम से मशहूर है। बख्त खान जो है वो इस कमेटी का मेंबर था। इसमें 6 सैनिक लिए गए थे और 4 सिविलियन लिए गए थे जो इस कमेटी के मेंबर थे, और बख्त खान के आदेशों से ही सब कुछ हो रहा था। बख्त खान इन रियलिटी इस विद्रोह की कमान को संभाले हुए था, और किस प्रकार से विद्रोह करना है, कहाँ करना है, ये सब कुछ वो दिख रहा था। लेकिन बहादुर शाह जफर की स्टैंप, क्योंकि वो मुगल एम्परर है, तो वो चल रही थी। तो इस प्रकार से सिविलियंस को भी साथ जोड़ा गया, और दिल्ली में बहुत बुरे तरीके से ये विद्रोह फैला। वो अलग बात है, उसकी हम चर्चा करेंगे कि सितंबर 1857 तक, सितंबर 1857 तक इस विद्रोह को दबा लिया गया था, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे कत्लेआम जो है वो दिल्ली में हुआ था। और मिर्ज़ा गालिब, जो कि कंटेम्प्रेरी, मिर्ज़ा गालिब मशहूर शायर जो समकालीन है, और उन्होंने ये घटनाएं देखी, और वो कहते हैं कि जो दिल्ली गेट के आसपास जिस प्रकार का नरसंहार किया गया, तो वो पहले नहीं हुआ कभी भी। इतना बुरे तरीके से विद्रोहियों और अंग्रेज़ों के बीच में संघर्ष यहाँ पे रहा, और 4 महीने तक ये संघर्ष जो है वो चलता रहा दिल्ली में, और अंततः विद्रोह पर काबू पाया गया। ब्रिटिश जो कंपनी के कमांडर्स थे, उनमें से निकलसन और हडसन का नाम मैं लूँगा, जो दिल्ली में काबू किया था। मैं यहाँ पर नाम लिख भी रहा हूँ और आपकी सहूलियत के लिए रिपीट भी करता हूँ। निकलसन और हडसन, इनकी कमान में इस विद्रोह पर काबू पाया गया दिल्ली में। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और उनके पुत्रों को मार दिया गया था, और एक तरह से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया ये मुगल साम्राज्य। जो अवशेष बचे हुए थे वो भी इस विद्रोह के बाद नहीं रहे। उसके बाद जो है ये विद्रोह जाता है, कानपुर पहुंचता है। कानपुर में नाना साहिब बैठे हुए हैं। 1853 में आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा बालाजी बाजीराव विश्वनाथ जी की पेंशन लगा दी जाती है, वो उन्हें कानपुर में भेज दिया जाता है। बिठूर, द प्लेस वाज बिठूर, कानपुर के पास, वो वहाँ पर थे, तो वहाँ पर ये पेंशन ले रहे थे। नाना साहेब जो है वो उनके दत्तक पुत्र थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ के, और उनका रियल नाम है धोंदूजी पंत। कई बार ये प्रश्न भी आ जाते हैं। मूल नाम जो है नाना साहेब का वो धोंदूजी पंत है। तो जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, पेशवा बालाजी बाजीराव विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है, वो उनके दत्तक पुत्र हैं, और जो पेंशन मिल रही थी उन्हें, वो कहते, नाना साहेब ने कहा कि ये पेंशन मुझे दी जाए और मुझे पेशवा का पद भी दिया जाए, पेशवा के रूप में स्वीकारा जाए, और उस पेंशन पे मेरा भी हक है। वो पेंशन कंपनी ने बंद कर दी। तो वो पेंशन जब बंद कर दी तो एक रोष था मन में, और इन विद्रोहियों के बहाने उस रोष को प्रकट करने का अवसर मिला नाना साहेब को। उन्होंने इस रोष को प्रकट किया। एक बात जो उनके अगेंस्ट जा रही थी कंपनी के, वो आगे लेकर आए और कानपुर में कमान संभाली। विद्रोहियों की कमान कानपुर में कौन संभाल रहा है? नाना साहेब संभाल रहे हैं।
और व्हीलर वहाँ पर जो कंपनी की तरफ से भेजा गया था, जनरल व्हीलर, तो व्हीलर को हराया, नाना साहेब ने हराया, व्हीलर को मात दी और कब्जा कर लिया था कानपुर पे, और अपने आप को एक तरह से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का गवर्नर घोषित कर दिया था कि जफर मेरा बादशाह है, मैं उसका गवर्नर जो कानपुर में रूल कर रहा हूँ। लेकिन और फोर्स भेजी गई और टुकड़ियां भेजी गई और अंततः कैंपबेल के नेतृत्व में कानपुर में जो विजय है वो प्राप्त होती है। कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में, द लीडर फ्रॉम द कंपनी साइड वाज कर्नल कैंपबेल, उसके नेतृत्व में कानपुर को वापस लिया जाता है। लखनऊ वाज अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस। तो यहाँ पे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब बहादुर शाह जफर का समर्थन मिलता है और प्रिंसिपैलिटीज का भी समर्थन मिलता है, तो ये विद्रोह बुंदेलखंड, रुहेलखंड और अवध के एरियाज में बहुत फैला। कुछ और एरियाज में भी था। पहले ये बात कही जाती थी कि पंजाब में इस विद्रोह को नहीं फैला, ये विद्रोह नहीं फैला था, इस विद्रोह का फैलाव नहीं था। लेकिन रिसेंट रिसर्च से ये साबित हुआ कि पंजाब के भी कुछ हिस्सों में 1857 का विद्रोह जो है वो फैला था। हाँ, उसका इम्पैक्ट कम था, साउथ इंडिया में नहीं था। हम कह सकते हैं उत्तर भारत से मध्य भारत तक और बंगाल से लेकर राजपुताना तक जो है इसका इम्पैक्ट देखा गया, इसका प्रभाव देखा गया। और अधिक प्रभाव जो है, जिसे हम हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, आधुनिक जो शब्दावली है, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, उसमें जब जिस बेल्ट को हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, बुंदेलखंड, रुहेलखंड और अवध वाला जो एरिया है, वहां पर इस विद्रोह का प्रभाव सबसे अधिक नजर आता है। अवध वाला एरिया था लखनऊ, तो वाजिद अली शाह को अनेक्स कर लिया गया, उनके अवध को अनेक्स कर लिया गया लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुप्रशासन का इल्जाम लगाकर। वो बात हम कर चुके हैं। तो उनकी एक बेगम थी, बेगम हजरत महल, तो विद्रोहियों ने बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, लीडरशिप में ये विद्रोह अवध में लड़ा, और बिरजीस कादिर उनके बेटे भी उसमें उनके साथ हैं। और रोष इस बात का था क्योंकि आम प्रजा भी नहीं चाहती थी कि अवध जो है वो कंपनी हड़प ले, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाए, क्योंकि ये बात पहले भी हम लेक्चर्स में कर चुके हैं कि कुप्रशासन कतई नहीं था, प्रजा बिल्कुल खुश थी बेगम वाजिद अली शाह के प्रशासन से। लेकिन एक रोष फिर पैदा हुआ जब ये एनेक्सेशन होती है और लखनऊ में भी ये विद्रोह फैलता है धीरे धीरे। और बरेली वाला एरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। बरेली को हम रुहेलखंड का एरिया मान सकते हैं, जो बरेली रामपुर वाला एरिया है, ठीक है। तो बरेली में भी ये रिवोल्ट जो है वो फैलता है। लखनऊ में जो अंग्रेजों की तरफ से कमान जाती है लखनऊ में, तो लखनऊ में भी कैंपबेल है। कैंपबेल इस विद्रोह को दबाने में सफल होता है। और लखनऊ में जो एक जगह है रेजिडेंसी, हम जिसे बोलते हैं, रेजिडेंसी में जो है वो अंदर ही एक छावनी का एरिया हम मान सकते हैं, और रेजिडेंसी के अंदर ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। और जो अल्टीमेट संघर्ष लखनऊ में हुआ है वो रेजिडेंसी के इलाके में हुआ है। वहाँ पर ये विद्रोह की घटनाओं का जो प्रभाव है वो अधिक देखने को मिला है। और भी क्षेत्रों में हुआ, लेकिन रेजिडेंसी में मेन जो है वो चला है, वो गोलीबारी जो है उसके निशान आज तक मौजूद है वहाँ पर रेजिडेंसी में। और कैंपबेल के नेतृत्व में लखनऊ में भी दबा दिया जाता है, ये विद्रोह खत्म कर दिया जाता है। और विद्रोह जो है बरेली में भी फैला, और फैजाबाद में भी है, इलाहाबाद में भी है, प्रयागराज या इलाहाबाद, प्रयागराज अब हम यूज करते हैं ये नाम, लेकिन जब विद्रोह फैला तो नेचुरली उसका जो नाम था, नॉमेनक्लेचर है, वो इलाहाबाद ही है। तो इलाहाबाद और बरेली में जो है अंग्रेजों की तरफ से जनरल नील है जो कमान संभाले हुए है। और यहाँ हमें ये बात भी याद रखनी है कि जो ये विद्रोह है ये 2 सालों में लगभग सभी भागों से खत्म कर दिया गया था, और 1 साल में 80% एरिया से इस विद्रोह का नामो निशान हटा दिया गया। मई जून 1857 से शुरू हो रहा है, मई 1857 से शुरू हो रहा है, और मई 1858 तक 80% एरिया तो पूरे तरीके से एक बार दोबारा से कैप्चर कर लिया गया था।
और 1859 तक तो कोई नामो निशान बचा ही नहीं था कभी कि ये विद्रोह हुआ हो। बहुत सारी चेंजेस भी देखने को मिली इस विद्रोह के बाद, उसकी चर्चा हम और किसी टॉपिक में करेंगे, लेक्चर पे करेंगे। और झांसी को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि झांसी में भी जो ये विद्रोह फैला और कमान जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में है। वी नो ऑल दिस थिंग। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो एक आइकॉनिक फिगर बन चुकी हैं, और जब भी बात होती है हमारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स की, ऐतिहासिक जो हमारे हीरोज हैं, तो एक रानी लक्ष्मीबाई का नाम जो है वो भी अव्वल लिया जाता है। लेकिन ये बात मैं पहले भी कर चुका था कि उनका जो एक बहुत मशहूर कथन, वो कथन कहाँ से आया ये तो हमें नहीं पता, कि मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। दैट मीन्स कि शी वॉज फाइटिंग फॉर झांसी प्रिंसिपैलिटी ओनली। उन्हें हम एक नेशनलिस्ट फिगर भी मान लेते हैं, लेकिन इसके बारे में मतभेद है। बेसिकली शी वॉज फाइटिंग फॉर झांसी। तो झांसी में क्योंकि उनका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में झांसी को ले लिया गया था और वहां पर वो संघर्ष करती हैं। तांत्या टोपे भी साथ देते हैं। तांत्या टोपे पहले साथ दिया उन्होंने नाना साहेब का। तांत्या टोपे नाना साहेब के साथ थे। जब कानपुर में विद्रोह फैला तो नाना साहेब के साथ थे, और नाना साहेब नेपाल चले जाते हैं। नाना साहेब को तो नेपाल निकल जाते हैं। जब वो कैंपबेल कानपुर को हासिल करता है तो नाना साहेब नेपाल चले जाते हैं। तो तांत्या टोपे नेपाल नहीं जाते, वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ इस संघर्ष को जारी रखते हैं झांसी में। तो तांत्या टोपे का भी जो ओरिजिनल नाम, मूल नाम है, कई बार प्रश्न आ जाता है, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए। रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग और रानी लक्ष्मीबाई का इन्होंने बहुत साथ दिया, और ये विद्रोह को लेकर गए ग्वालियर तक मिलके एक साथ, रानी लक्ष्मीबाई और ये तांत्या टोपे और इनके साथी। लेकिन ग्वालियर में जो सिंधिया राज परिवार था, उन्होंने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था, रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया था। नहीं तो शायद इतिहास कुछ और होता, नहीं तो कुछ और बात होती। और उन्होंने साथ नहीं दिया। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे रियासतें ऐसी थीं, बहुत सारी देसी रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने साथ नहीं दिया था विद्रोहियों का। उसमें हम ग्वालियर को ले सकते हैं, उसमें कपूरथला की रियासत को ले सकते हैं, पटियाला रियासत को ले सकते हैं, जींद रियासत को ले सकते हैं, कैथल रियासत को ले सकते हैं, कि जो विद्रोहियों के साथ नहीं थी। वो या तो तटस्थ रहे या उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। तो ये यहाँ पर भी हुआ, और आखिरकार झांसी भी ह्यू ग्रोज, अंग्रेजों की तरफ से ह्यू ग्रोज जो है वो मात दे देता है रानी लक्ष्मीबाई को, और झांसी में भी ये विद्रोह जो है वो दबा दिया जाता है। जगदीशपुर में, जगदीशपुर बिहार में है एक प्रिंसिपैलिटी, और वहाँ पर जो है कुंवर सिंह लीडर थे, उनको माना गया। और कुंवर सिंह जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं, लीडर्स हैं वहाँ पर इस विद्रोह के। वो एक जमींदार थे, लेकिन यहाँ पर भी वही हश्र होता है कि विद्रोही सफल नहीं हो पाते। क्या कारण रहे कि विद्रोही असफल रहे, चर्चा करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो मुख्य सेंटर्स की बात की, मुख्य घटनाएं किस प्रकार से चलती हैं, किस प्रकार से फैलता है, पैटर्न एक सा ही था। हमें यहाँ पर ये याद रखना है, चाहे वो कानपुर हो, बरेली हो, फैजाबाद हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, पैटर्न जो था विद्रोहियों का वो एक ही था कि पहले सैनिक बंदूक उठाते हैं, गोलीबारी करते हैं, फिर जनसाधारण उनके साथ आके जुड़ता है। तो यही पैटर्न चलता रहा। लेकिन इस विद्रोह को हम सफल नहीं मान सकते, एक असफल क्रांति जो है वो मानी जाती है, और इसका प्रभाव भी बहुत दूरगामी पड़ा था। वो बात हम किसी और लेक्चर में करेंगे। इफ़ यू लाइक द लेक्चर्स, अगर आप पसंद कर पा रहे हैं, और ये सारे जो हम लेक्चर्स टॉपिक्स कर रहे हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बीच बीच में कई बातें मैं बता देता हूं जो कि क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर कभी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे भी लेक्चर करेंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बावा। थैंक यू वेरी मच।